हेलो बच्चों, देखिए अपना जो 12th फिजिक्स चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक करंट, उसमें जो पिछली जो क्लास थी उसमें हम डिस्कस कर रहे थे रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब उसमें आगे वो और उनका टेम्परेचर डिपेंडेंस देख रहे थे और हमने देखा था कि यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होंगी। इसका मतलब है कि यदि टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है उसमें ऑब्स्टेकल या अर्थात बाधा उत्पन्न करता है, रुकावट डालता है। तो साइंटिस्टों ने देखा कि यदि इस रुकावट को हम कम करें तो आपका जो मटेरियल है, जो कंडक्टिंग मटेरियल है, उसकी का टेम्परेचर क्या करें, कम करें। तो आपका जो साइंटिस्ट था कॉमरलिंग ऑनेस, उसने एक्सपेरिमेंट किया किस पर, सबसे पहले आपके मरकरी पर, और ये देखा कि यदि टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएं तो आपके एक रेंज आती है टेम्परेचर की जिससे एब्रप्टली अर्थात अचानक तेजी से घट के और उसकी डिक्रीज होके और उसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, जीरो। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, जिस पर उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। और ये जो फिनोमिनन है उसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी, और जो मटेरियल है उसे कहेंगे सुपर कंडक्टर। तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर एक लिमिट आएगी, उस पर अचानक ही रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होके क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये जो फिनोमिनन है उसको हम कहते हैं आपका सुपर कंडक्टिविटी, और जो मटेरियल है उसे कहेंगे सुपर कंडक्टर। और जिस टेम्परेचर पर ये फिनोमिनन होगा उसे कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। और ये सबसे पहले आपका डिस्कवर किया था कॉमरलिंग ऑनेस ने, किस मटेरियल में, आपके मरकरी के अंदर। कितने पर, बहुत ही लो टेम्परेचर 4.2 केल्विन पर। क्या है सुपर कंडक्टिविटी, इन सम सब्सटेंसेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ए सर्टेन लिमिट ऑफ लो टेम्परेचर द रेजिस्टेंस सडनली डिक्रीज टू बिकम जीरो। This phenomenon is called superconductivity and substance called superconductor, and at the temperature the phenomenon of superconductivity जो आता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम क्रिटिकल टेम्परेचर TC। तो आपका जो मरकरी है वो कितने पर, 4.2 केल्विन पर क्या होता है, सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, इसलिए उसे हम उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होगा, 4.2 केल्विन। उसके साथ ही उन्होंने एक चीज और देखी कि जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसको बोलते हैं माइसनर इफेक्ट। माइसनर इफेक्ट, तो माइसनर इफेक्ट क्या है, एट द कंडीशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी the magnetic field inside the superconductor is become zero. This phenomenon is called Meissner effect. तो Meissner effect क्या है, सुपर कंडक्टिविटी की जो स्टेट आती है उसमें मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक, इसका काफ़ी यूजेज है साइंस में, आगे पढ़ेंगे हम। ठीक, तो उसको हम क्या, उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, माइसनर इफेक्ट। अब आता है कि यूजेज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। देखिए अभी बताया था माइसनर इफेक्ट में कि जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो, तो ये आपके जो ऐसे मटेरियल होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से कम करते हैं, वो क्या होंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आपके रिपेल करने लग जाएंगे। तो इसका उपयोग आपकी जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है या आपकी मैग्नेटिक ट्रेन है उनमें होता है। उसके अलावा पावरफुल मैग्नेट बनेंगे, क्या बनेंगे, पावरफुल मैग्नेट, जिनका आपका मैग्नेटिक फील्ड 10 की पावर कितना तक हो जाता है, सॉरी 10 टेस्ला तक उनका मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। तो इसका यूजेज क्या होगा, आपसे पूछे राइट द टू यूजेज ऑफ सुपर कंडक्टर। तो एक मेकिंग सुपर कंडक्टर मैग्नेट, सुपर कंडक्टर मैग्नेट बनाने में। दूसरा जो आपका लाइट है वो वायरों में होकर जा रही है, यदि वायरों का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो आपका कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो आपकी एनर्जी की समस्या खत्म होगी। तो आपका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसके ट्रांसमिशन में और सुपर कंप्यूटर बनाने में और आपके मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, जितने में भी मैग्नेट लगते हैं,
ठीक, उनके अंदर भी आपका सुपर कंडक्टर का यूज होगा। तो यूजेज ऑफ सुपर कंडक्टर इन मेकिंग सुपर कंडक्टर मैग्नेट्स, इन सुपर कंप्यूटर्स, in transformation of electric energy without energy loss, and in motor, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इन सब में ही आपका सुपर कंडक्टिंग जो आपका फिनोमिनन है या उसका यूज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑन स्ट्रेचिंग द वायर। जब किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसके रेजिस्टेंस में किस तरह बदलाव होता है उसको हम क्या है स्टडी कर रहे हैं। देखिए, सपोज करो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है ए, और उसकी लेंथ कितनी है आपकी एल। यदि हम यहाँ पर फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच कर दें किसी भी तरह से, और माना ये वायर ये स्ट्रेच हो गई, ये हो गया, तो देखिए जब वायर स्ट्रेच हो गया तो ये स्लिम हो जाएगा, इसका नया क्रॉस सेक्शन एरिया पहले वाले क्रॉस सेक्शन एरिया कंपैरिजन में कम हो जाएगा और लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब सपोज करिए हमारी जो लेंथ एल डैश है वो पहले के कंपैरिजन में एन टाइम्स हो गई। ठीक, तो ये प्रारंभ में जो ये रेजिस्टेंस है, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए। देखिए इसका कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, ये तो केवल क्वेश्चन के पर्पज से बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें इसका रेजिस्टेंस यदि आर हो तो आर क्या होगा बच्चों, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक, अब जब स्ट्रेच करेंगे तो इसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन क्या चीज कॉमन होगी, वॉल्यूम कॉमन रहेगा। वॉल्यूम वी डैश इज इक्वल टू वी, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम वही रहेगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू एल, एल क्योंकि आपका सिलेंडर होता है उसका जो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर की जगह ए और एच की जगह क्या हो गया एल, तो ए डैश एल डैश इज इक्वल टू ए एल, और आपका ए डैश इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल डैश। सिंस एल डैश इज इक्वल टू एन एल, एन टाइप लेंथ बढ़ा दी हमने खींच के, तो देखिए नया क्रॉस सेक्शन एरिया क्या जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू ए एल अपॉन एन एल, एल से एल कैंसिल, तो ए बाई एन। ठीक, तो यदि आपकी लेंथ को आप एन टाइम इंक्रीज करोगे स्ट्रेच करके तो क्रॉस सेक्शन एरिया 1 अपॉन एन टाइम रह जाएगा। तो नया रेजिस्टेंस कितना गया, आर डैश, क्योंकि रो है वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी, तो मटेरियल तो वही है, तो ये हो गया रो एल डैश अपॉन ए डैश, या आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश मींस एन एल, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए बाई एन, एन ऊपर जाके एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर रो एल बाई ए, और रो एल बाई क्या है आपका आर, तो हमारा क्या आ गया आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर। तो देखा कि यदि हम किसी भी वायर को एन टाइम्स स्ट्रेच कर दें तो उसका रेजिस्टेंस कितने टाइम इंक्रीज होगा, एन स्क्वायर टाइम्स। यदि आप वायर को डबल कर दो स्ट्रेच करके तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगा उसके पुराने रेजिस्टेंस के। 3 टाइम स्ट्रेच करें तो आपका रेजिस्टेंस है वो 9 टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए ध्यान रखना है कि यदि किसी भी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं और लेंथ को एन टाइम करते हैं तो रेजिस्टेंस एन टाइम ही इंक्रीज नहीं होगा। या कन्फ्यूज क्या होता है, हम केवल लेंथ पे ही ध्यान देते हैं, लेकिन जब लेंथ इंक्रीज होती है तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, डिक्रीज होता है, तो वो भी रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। एन टाइम वो बढ़ाएगा और एन टाइम लेंथ बढ़ाएगी, तो क्या होगा एन मल्टीप्लाई एन स्क्वायर टाइम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है यदि किसी भी वायर को हम एन टाइम स्ट्रेच कर दें तो उसका रेजिस्टेंस कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो बच्चों कि को रेजिस्टेंसेज हैं, यदि 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस हैं तो किसी भी सर्किट में ये 2 टाइप से कंबाइंड हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट आपका सीरीज कॉम्बिनेशन,
और सेकंड जो टाइप है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कितने प्रकार का कॉम्बिनेशन है? दो, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट पढ़ते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो कि हमारे पास यदि ये रेजिस्टेंस है, ये माना फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये माना सेकंड रेजिस्टेंस है, ये माना थर्ड रेजिस्टेंस है, तो इस तरह हम इसे कनेक्ट करें पॉइंट ए और बी के बीच में, तो ये आपका क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। माने ये हमारी एक बैटरी है जिससे हम इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं, ये 20 वोल्ट की कोई बैटरी है, इससे क्या होगी? इधर करंट जाएगी। चूंकि ये इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं तो जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, आपकी डेफिनेशन क्या होगी? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन विच सेम करंट फ्लो इन ऑल रेजिस्टेंसेज आर कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। अर्थात सभी में आपकी करंट क्या हो? सेम हो। रेजिस्टेंस का वो कॉम्बिनेशन जिसमें करंट सेम होती है उसे क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन विच सेम करंट फ्लो इन ऑल रेजिस्टेंसेज इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। In this combination, second end of first resistance is connect first end of second resistance, and second end of second resistance is connect first end of third resistance, and so on। इस ऑर्डर में वो कनेक्ट होंगे। ठीक, अब हमारे पास माना 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3। ये आपकी 20 वोल्ट की एक बैटरी है, उसके साथ किसमें? सीरीज में कंबाइंड है। तो सब में करंट क्या जा रही है? कॉमन I। और V इक्वल क्या होता है भाई? IR, ओम्स लॉ से। तो इन पर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सपोज करो V1 होगा, V1 इक्वल क्या हो जाएगा? IR1 I इंटू R1। इसके जो पॉइंट एंड्स हैं इन पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? V2 इज इक्वल टू IR2। इस पर कितना आएगा? V3 इज इक्वल टू IR3। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके एंड्स के बीच में ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके एंड्स के बीच में कम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसके प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, अब ये तीनों रेजिस्टेंस मिलकर इस सर्किट में जितना रेजिस्टेंस दे रहे हैं, सभी रेजिस्टेंस मिलकर जितना रेजिस्टेंस सर्किट में दे रहे हैं वो कहलाता है इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, तो सपोज करो सब मिलकर आपका RS मीन सीरीज, तो माना सब मिलकर कितना रेजिस्टेंस दे रहे हैं? RS। तो RS इनका कहलाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ऑल कंबाइंड रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, ठीक, वो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वही बैटरी कनेक्ट कर दी, देखो ये आपका बैटरी V वोल्ट, वही करंट जाएगी, क्यों? रेजिस्टेंस वही मिल रहा है तो वही करंट जाएगी। तो ये आपका कहलाता है इक्विवेलेंट सर्किट। ये तो आपका रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये क्या है? आपका इक्विवेलेंट सर्किट। तो अब ये दो सर्किट बना देंगे। अब हम क्या निकालते हैं? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। देखो हम लिखेंगे, डायग्राम बनाते हैं। लेट अस कंसीडर 3 रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 are connected in series with battery of V volt। ठीक, in this combination current I same in all resistance, but potential difference between the ends of resistance is different and is in the proportional to value of resistance. If V1, V2 and V3 are the potential differences
of resistances R1, R2, R3 respectively, then V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3. If the total potential difference between point A and B is V, then V is equal to V1 plus V2 plus V3. Putting the value of V1, V2, V3 from equation 1, we get V is equal to IR1 plus IR2 plus IR3, V I common R1 plus R2 plus R3, I को हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये इक्वेशन को डालो आपका इक्वेशन 2। ये आपका इक्वेशन कितना आ गया 2। देखिए फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट, अब इक्विवेलेंट सर्किट से लेंगे ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू IRS और V अपॉन I इज इक्वल टू RS, वेयर RS इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये इक्वेशन नंबर होगी 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट V अपॉन I की जगह क्या लिखते हैं RS, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन equivalent resistance of circuit is equal to sum of all resistances connect in combination। ठीक, जनरली यदि आपके R1, R2, R3 and so on Rn n रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस so on प्लस Rn। तो ये आपके सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले हैं। तो इजी है, आप कुछ नहीं, पहले पोटेंशियल डिफरेंसेस लिखो, फिर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, फिर V1, V2, V3 की वैल्यू पुट कर दो, फिर आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट है उससे आपकी V अपॉन I की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, ये सीरीज कॉम्बिनेशन से संबंधित छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपने फॉर्मूला डेरिवेशन वगैरह ये तो 10th में पढ़ रखा है। जो छोटे क्वेश्चन तो आते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके जनरली 1 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन हो, इन चीज़ों का यूज होता है। इसलिए जब भी कोई डेरिवेशन हो उसके बाद में रिजल्ट को डिस्कशन करते हैं, वो चीज़ें जरूर ध्यान रखा करो। देखिए क्या है, नंबर 1 हमने देखा था इन दिस कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सभी रेजिस्टेंस में सेम होगी और पोटेंशियल डिफरेंस है उनके रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस उसके एंड्स के बीच में ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और टोटल पोटेंशियल है उस सभी रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। तो पोटेंशियल ऑन द एंड ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल ऑन ईच रेजिस्टेंस। इसका यूज क्या है कि जब आपकी कोई अकेली डिवाइस आपके सोर्स की वोल्टेज को नहीं ले पाए, जैसे आपने देखो दीपावली को या शादी वाला फंक्शन होते हैं उसमें हम लड़ियों में छोटे छोटे बल्ब लगाते हैं। अब हमारे घर पे जो लाइट है वो तो 220 वोल्ट की है, तो आपका जो बल्ब है वो इतनी वोल्टेज को थोड़ी सहन कर पाएगा, इसलिए इनको क्या लगा देते हैं सीरीज पे। तो सबका जो पोटेंशियल है उसका जो सम है वो 220 के बराबर हो जाए तो आपके बल्ब क्या होंगे, फटने से बच जाएंगे। इसलिए उसको किस में जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। लड़ियों में जो बल्ब हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसी वजह से जोड़ा जाता है क्योंकि सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टोटल वोल्टेज के बराबर आ जाए। ठीक, उसके अलावा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सम ऑफ आर रेजिस्टेंस पढ़ा था फॉर्मूला, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस Rn। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सभी रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगा। अतः जब हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो हम उसकी इसमें जोड़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक, तीन टॉपिक हो गए। नंबर 4 देखिए, किसी भी रेजिस्टेंस पर पावर होती है P इक्वल होता है I स्क्वायर R। अब चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका I क्या है, I तो कांस्टेंट है, I तो सभी रेजिस्टेंस पे क्या है, कांस्टेंट। तो P प्रोपोर्शनल किसके हो गया, R के। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस ज़्यादा बड़ा होगा
जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उस पर ज़्यादा पावर कंजप्ट होगी, ज़्यादा पावर खर्च होगी। तो ये कह रहा है पावर कंजप्शन इज इन रेशो ऑफ दियर रेजिस्टेंस। जो पावर कंजप्शन होगी रेजिस्टेंस पर, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू के रेशो में होगा। दैट इज P प्रोपोर्शनल R तो P1 रेशो P2 रेशो P3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू R1 रेशो R2 रेशो R3। इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चमकेगा। समझिए, यदि हम खूब सारे बल्बों को सीरीज में लगा दें तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब जिसका जो फिलामेंट है उसका वायर पतला होगा, क्योंकि पतले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। तो जिसका फिलामेंट क्या होगा, पतला होगा, स्लिम होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और वो बल्ब क्या होगा, ज़्यादा ग्लो करेगा। इफ एन रेजिस्टेंस आर कनेक्ट इन सीरीज ऑफ सेम वैल्यू देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS इक्वल टू R प्लस R कितने टाइम ऐड करेंगे, n टाइम। तो क्या होगा, RS इक्वल टू NR एंड पोटेंशियल एट एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस V डैश इक्वल टू V बाई N। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का N बाई सा रह जाएगा क्योंकि सभी रेजिस्टेंस सेम है, तो सभी के एंड पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो N से डिवाइड करके एक रेजिस्टेंस के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन में हेल्प करती है। थैंक यू बच्चों।